तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग मेनली किसकी मेडिसिन पढ़ेंगे बच्चों? वहाँ पर जो हमारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम लोग मेनली वहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं वहाँ पर उनको हम लोग क्या करते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं वो, उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी डिजीज़ में कौन से हार्मोन की कमी होती है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उधर पढ़ेंगे। तो अब आप लोग देखो कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइको फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? साइको का मतलब क्या होता है? मेंटल हेल्थ। साइको का मतलब क्या होता है? मेंटली हेल्थ या फिर माइंड। क्या होता है? माइंड। और फार्माकोलॉजी मतलब माइंड के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएंगी उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? साइको फार्माकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक बार हम डिजीज कंडीशंस को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में जो साइकेट्रिक होती है, जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन आती है और वहाँ पर उनसे रिलेटेड ड्रग्स आज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं साइकेट्रिक की सबसे पहले बात करता हूँ तो उसके पास साइकेट्रिक प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हो। साइकेट्रिक प्रॉब्लम या हमारे माइंड की प्रॉब्लम जो होती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि लोग पागल हो गए, इनको सोसाइटी से बाहर निकाल दो। ठीक है, ये इल इफेक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर है, सोसाइटी उसको क्या नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए? यार वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, बस क्या है कि उनका थोड़ा सा जो माइंड का जो कंपोनेंट है उसकी फंक्शनिंग क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, उनका लाइफ स्टाइल क्या हो चुका है? बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पहला आता है साइकोसिस। पहला क्या आता है? साइकोसिस। दूसरा आता है न्यूरोसिस और फिर लास्ट में आता है अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, इसको देखो आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर इनकी डिजीज कंडीशन देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन यहाँ पर आती हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आप लोगों से, साइकोसिस में सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। और आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना कि साइकोसिस में जजमेंट और इनसाइट दोनों क्या होती है? वहां पर एब्सेंट होती है। इनसाइट का मतलब क्या होता है कि अंदर का पता होना चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा नेचर कैसा है, क्या मैं जजमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता हूँ या नहीं सोच सकता हूँ, क्या मुझे अपने एम को अपनी लाइफ में पता है या नहीं पता है। उससे भी पहले खुद का नाम पता होना चाहिए, कि हमारा जेंडर क्या है वो पता होना चाहिए, हमारी सराउंडिंग टाइम प्लेस और पर्सन के रिगार्डिंग भी क्या होनी चाहिए? वेल अवेयरनेस वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर इंसाइट और जजमेंट दोनों एब्सेंट हो जाएं तो इसका मतलब साइकोसिस है उसको, मतलब कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग वहां पर होने लगी है। यहां पर पहली प्रॉब्लम आती है डिलीरियम। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में पहली प्रॉब्लम आती है डिलीरियम। दूसरी आती है बच्चों डिमेंशिया। दूसरी क्या आएगी? डिमेंशिया आएगी। सेकंड की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, ऑर्गेनिक फंक्शनल साइकोसिस। देखो, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलो, दूसरा आता है फंक्शनल साइकोसिस भी बोल सकते हो या फिर फंक्शनल ब्रेन डिसऑर्डर भी आप लोग उसको बोल सकते हो। यहां पर कौन कौन सी डिजीज आती हैं जिसमें हम लोग देखते हैं? स्कीजोफ्रेनिया। ठीक है बच्चों, स्कीजोफ्रेनिया। दूसरा आता है मेनिया। तीसरा आता है डिप्रेशन। तीसरा क्या आता है बच्चों? डिप्रेशन आता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से सुनना कि पहले हम लोग क्या करते थे। देखो, पहले एक डिसऑर्डर मान ली जाती थी हमारी, वहां पर एमडीडी और एमडीपी के नाम से दो डिजीज कंडीशन आती थी। और कैसे आती थी बच्चों? देखो, उनको क्या बोला जाता था? थर्ड कैटेगरी आती थी मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। यहां पर दो कंडीशन आती थी हमारे पास, एक आती थी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरी आती थी बच्चों मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। यह आप लोग याद रखना, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इनकी फुल फॉर्म लिखता हूं, लेकिन आजकल इनको यूज हम लोग नहीं करते। तो देखो, इसको क्या बोला जाएगा? मैनिक
डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है। और यहां पर क्या बोला जाता है बच्चों, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। मतलब यहां पर माइल्ड मेनिया होगा, मेजर डिप्रेशन होगा, यहां पर मेजर मेनिया होगा और मेजर डिप्रेशन होगा। लेकिन आजकल इन टर्म्स को यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज नाउ अडेज। लेकिन आजकल क्या नहीं किया जाता बच्चों, इनको यूज ज्यादातर हम लोग नहीं करते। तो अब लोग इनको हम लोग किस चीज में यूज करते हैं बच्चों, इनका नाम चेंज करके रख दिया गया है आजकल। और एक नई कैटेगरी हमारे पास आती है डिसऑर्डर की, और वो कैटेगरी कौन सी आती है बच्चों, देखो जो हमारा मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसको बाद में देखते हैं हम न्यूरोसिस को। हमारे पास जो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है बच्चों, वो क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। इसको बोला जाता है यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। देखो यहां पर क्या हुआ था इन डिजीज कंडीशन में दोनों में, कि मैनिक मतलब मेनिया भी दिखाया गया था, मेनिया भी था, और डिप्रेसिव मतलब डिप्रेशन भी था। दोनों डिसऑर्डर यहां पर एक साथ दे दिए गए दोनों कैटेगरी में। क्या फायदा हुआ डिफरेंशिएट करने का, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एमडीडी को पहले वाले को क्या बोल दिया, यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। मान लो फॉर एग्जांपल कि ये हमारी लाइफ की नॉर्मल लाइन है, कि हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था यहाँ पर। जैसे ही हमारी लाइफ में कोई भी क्या होगी, एक्सेसिव एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज थी वो इंक्रीज हो गई हैं, तो मतलब या तो उस पेशेंट को मेनिया हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बच्चों, मेनिया होगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, यूफोरिक कंडीशन वहां पर आ रही है। दूसरा अगर मैं बोलता हूं उसके बाद, या फिर पेशेंट में क्या हो सकता है, डिप्रेशन की कंडीशन, मतलब लाइफ से नॉर्मल के बिलो, मतलब बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाएगा आदमी, डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है। या तो क्या होगा, मेनिया होगा, या फिर क्या होता है बच्चों, उसको डिप्रेशन होगा। यह आप लोग याद रखना। दूसरी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या आता है हमारे पास, मूड डिप्रेसिव साइकोसिस। तो इसको हम लोग क्या क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो यहां पर तो क्या था कि सिर्फ एक ही पोल डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब या तो डिप्रेशन होगा या फिर मेनिया होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में मैं लिख सकता हूं बोथ पोल विल बी डिस्टर्ब्ड, दोनों पोल क्या हो जाएंगे बच्चों यहां पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि ये मान लो हमारी लाइफ की नॉर्मल लाइन थी, और यहां पर पहले मेनिया हुआ, फिर डिप्रेशन में चला गया, फिर मेनिया में चला गया, फिर डिप्रेशन में चला गया। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर क्या होता है, दिखाई देता है। और याद रखना, अगर किसी पेशेंट को मेनिया हो जाए, वो डिप्रेशन में तो जा सकता है, लेकिन डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को हो गया, वो कभी भी मेनिया में नहीं जाता, क्योंकि मेनिया वाले पेशेंट की एक टाइम पे आकर के एनर्जी कम हो जाएगी और डिप्रेशन को लीड कर सकता है। लेकिन ऑलरेडी डिप्रेशन वाले पेशेंट को क्या है, एनर्जी लेवल कम है, वो मेनिया में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग दोनों पोल यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, हमारी साइकोसिस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं न्यूरोसिस डिसऑर्डर के बारे में, न्यूरोटिक डिसऑर्डर के बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि फिर आप लोगों को जैसे नाम याद रहेंगे कि कौन सी डिजीज कंडीशन कहां पर आएगी, तो मैं आप लोगों को जब इंडिकेशन वगैरह के बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन कहां पर दी जाएगी, तो आप लोग उस डिजीज कंडीशन को रिकॉल कर सकते हो। और फिर फटाफट में इसके बाद 2-3 दिन के आप लोगों की फार्मा और रहती है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों का साइकेट्रिक स्टार्ट कर दूंगा, वहां से फिर आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब साइकोसिस के बारे में, सॉरी माफ करना, न्यूरोसिस के बारे में। साइकोसिस तो हो गया, न्यूरोसिस के बारे में मतलब यहां पर क्या होता है, जो इंसाइट है और दूसरा क्या था बच्चों यहां पर जजमेंट, दोनों की दोनों क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। मतलब पेशेंट को अपने बारे में भी पता होगा और अपने
जो जजमेंटल होता है उसके बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करता हूँ। आप लोग एग्जाम देने के लिए जाते हो और वहाँ पर क्या होता है, आप लोग कोई प्रैक्टिकल वगैरह दे रहे हो, वहाँ पर क्या है, अगर कोई आप प्रैक्टिकल वगैरह दे रहे हो तो प्रैक्टिकल के जस्ट बिफोर आप लोग क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, पैल्पिटेशन जैसी कंडीशन फील होती है कि वो आपका दिल क्या कर रहा है, बहुत धक धक करता है बड़े जोर से। तो वहाँ पर क्या होता है, एंजाइटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, अनइजीनेस बोल देंगे, या फिर पेशेंट को, बच्चे को, या फिर किसी भी पर्सन को क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंजाइटी के बारे में ही देखते हैं। एंजाइटी पहला क्या होगा, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा क्या होता है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, पहले क्या हुआ, एंजाइटी। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, फोबिया। तीसरा आता है ओसीडी। फोर्थ आता है फियर, लेकिन फियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल फिनोमिना होता है फियर। फोबिया क्या होता है, ये हमारे मनों का क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, इरेशनल फियर होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोल दूं कि मैं पोडियम पे खड़ा हूं, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधा फीट ऊंचा ही है या 1 फीट ऊंचा होगा पोडियम, लेकिन मैं यहाँ से गिरूंगा तो मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी माइंड में क्या रहता है कि मुझे डर है इस चीज़ का, मैं गिर जाऊंगा। दूसरा कि किसी को बंद कमरे में बंद कर दिया गया है, उनको लगता है कि मेरे पीछे से कोई घोस्ट आ जाएगा, भूत आएगा और मुझे खा जाएगा। ऐसा कुछ रियल होता नहीं है। ओसीडी, फियर। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, 5th पॉइंट आता है हिस्टीरिया। नेक्स्ट डिजीज कौन सी आती है, हिस्टीरिया। दिखावा करना, क्या करना, दिखावा करना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करना। लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है ICD-10 कैटेगरी से। रिमूव फ्रॉम ICD-10 कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन होती है हमारी डिजीज कंडीशन की, ICD-10 के बेस पर होती है, तो ICD-10 से इसको रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी डिजीज कंडीशन को यूज किया जाता है, मतलब इसकी जगह पर एक आता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, और दूसरा आता है बच्चों कन्वर्जन डिसऑर्डर। दूसरा क्या आता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर। यह आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है। ये 2 डिसऑर्डर फिर यहाँ पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या आता है बच्चों, स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है कि एकदम से स्ट्रेस होना। दूसरा आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैं इनके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि कहीं पर उनके साथ पास्ट में कोई ट्रॉमा हुआ था, जब पेशेंट कभी उसको याद करता तो एकदम से क्या होता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ट्रॉमा के बाद जब उसको याद करता है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, तो वो क्या आता है, देखो ध्यान से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी आप लोग इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास बचते हैं कौन से बच्चों, वो होते हैं अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम। में कौन कौन से आएंगे वो देखो अब आप लोग। देखो अदर्स में कौन कौन सा आता है, सबसे पहले आता है चाइल्ड साइकेट्री की बात करता हूं। जो अदर्स मैंने उधर लिखा हुआ है बच्चों, अदर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो देखो पहले आता है चाइल्ड साइकेट्री। क्या आता है बच्चों, चाइल्ड साइकेट्री आएगा। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दूसरा आता है ऑटिज्म। थर्ड आता है हमारे पास लर्निंग प्रॉब्लम्स। क्या आता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फोर्थ वन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा सब्सटेंस एब्यूज। दूसरा क्या आता है बच्चों, सब्सटेंस एब्यूज हमारे पास आएगा। तो अगर मैं सब्सटेंस एब्यूज की बात करता हूं तो सबसे पहला क्या आता है बच्चों, ओपियोइड्स। क्या आता है, ओपियोइड्स आता है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट अगर कोई यूज करता हो वहां पर आएगा। थर्ड वन आता है हेलुसिनोजन का, जब हम लोग यूज करते हैं हेलुसिनोजन, जिससे हेलुसिनेशन की कंडीशन ओरिजिनेट होती हो। उसके बाद आता है बच्चों एल्कोहलिज्म।
क्या आता है, एल्कोहलिज्म। थर्ड वन आता है बच्चों ईटिंग डिसऑर्डर। थर्ड वन कौन सा आता है, ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर में कितने टाइप आते हैं, 3। पहला आता है हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या आएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा आएगा। दूसरा आता है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा सबको दिख रहा है ये। एक मिनट रुको, मैं इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तीसरा आता है बीन्स ईटिंग, ठूस ठूस करके खाना, बीन्स ईटिंग, ये आता है बच्चों इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर। और कौन सा आता है बच्चों फिर यहाँ पर, स्लीपिंग डिसऑर्डर। फिफ्थ आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल डिसऑर्डर। देखो सेक्सुअल डिसऑर्डर को इसमें क्यों काउंट किया गया है, क्योंकि सेक्सुअल जो डिसफंक्शनिंग होती है उसका मेन कॉज क्या माना जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसलिए स्ट्रेसफुल कहाँ पर आता है, हम लोग साइकेट्रिक में डिस्कस करते हैं, इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया है इसको। नेक्स्ट वन आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन आता है कम्युनिटी डिसऑर्डर या कम्युनिटी साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, ये क्या करते हैं हम लोग मेनली देखते हैं। ये किस में आता है बच्चों, सबका सब अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम में इतने सारी डिजीज कंडीशन ये आती हैं, ठीक है। या कई बार हम लोग बोल देते हैं कि इमरजेंसी साइकेट्रिक हो सकता है कि एकदम से एक्यूट अटैक आ जाता है पागलपंथी का, क्या आ जाता है, एकदम से एक्यूट अटैक आ सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इमरजेंसी साइकेट्री, जिसमें हम लोग ईसीटी वगैरह क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को देना पड़ता है, ठीक है। इमरजेंसी साइकेट्री वहां पर क्या हो गया, हम लोगों को देखने को मिलती है, ये आप लोग याद रखना। तो ये कौन सी प्रॉब्लम थी बच्चों, अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स इतनी थी। तो इतनी डिजीज कंडीशन के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हमारी ड्रग्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। कोई डिले नहीं करना है अब, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है और हमें सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करना है। आपका आने वाले टाइम में डेली एम्स आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट होगा, लेकिन क्या होगा, आएगा तो जरूर एग्जाम, चाहे कभी आए। आप अपनी कंटिन्यू तैयारी करते जाओ, साथ साथ में एनक्लेक्स भी पढ़ते चले जाओ बच्चों। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत बार हम लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते एग्जाम्स में, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। क्या करना है, सिंसियर होना है, टाइम टू टाइम स्टडी करनी है, टाइम टू टाइम अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से क्या करना है, कंट्रोल करके चलना है। आप अच्छे से पढ़ते रहो, क्वालिटी स्टडी करो, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी स्टडी करो। 1 साल तक अच्छे से पढ़ने के बाद क्या हो जाती है, हमारी जॉब कंफर्म लग सकती है, ठीक है, अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो। लेकिन घोड़ा चाल में और भीड़ में लगे रहोगे तो कभी भी आपका नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप लोग देखना, साइकोफार्मेकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले एंटी साइकोटिक मेडिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो एंटी साइकोटिक, साइकोटिक में मतलब मैंने क्या बताया था, स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में इनमें क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करता हूं बच्चों, देखो ध्यान से सुनते चले जाना आप। अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन की बात करता हूं एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस में, इनका ओल्ड नेम क्या था या ओल्ड टर्म क्या थी, न्यूरोलेप्टिक्स। क्या बोला जाता था बच्चों इनको, न्यूरोलेप्टिक्स इनको बोला जाता था। या दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, अच्छा न्यूरोलेप्टिक क्यों बोला जाता था, क्योंकि टिपिकल सिम्टम्स को क्या करती थी, ये रिलीव करती है। टिपिकल सिम्टम्स को क्या करती थी बच्चों, ये रिलीव करती थी। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस ड्रग आ गए, टिपिकल तो छोड़ो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स भी काफ़ी हद तक ट्रीट हो जाते हैं, और अदर सिम्टम्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बच्चों, वहाँ पर ट्रीट हो जाते हैं। दूसरा मैं इनको बोल सकता हूँ मेजर ट्रैंक्विलाइजर।
also known as major tranquilizers. मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोला जाएगा, और क्या बोला जाता है बच्चों, इसको अटार्टिक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटार्टिक मेडिकेशंस भी इनको बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर इन मेडिसिन की अगर डेफिनेशन लिखता हूँ तो क्या बनती है? द मेडिसिन और ड्रग्स विच ट्रीट द negative and positive symptoms in psychotic disorders and relieve the disease और डिजीज को क्या करते हो ये सब लोग अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस बोल दिया जाता है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है? डिडक्शन इन एनी एक्टिविटी, डिडक्शन इन एनी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के घर में शादी थी या मेरे घर में शादी थी, तो मैं क्या होऊंगा? खुश होऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव सिम्टम। मतलब वो क्या हो जाएगा? शादी में खुश ना होकर क्या हो जाएगा बच्चों? वो इरिटेट रहेगा। मतलब या फिर मैं बोल सकता हूँ एपैथी, लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशंस। तो लॉस ऑफ प्लेरेबल इमोशंस मतलब क्या होता है कि वो जो उसको एंजॉय करना चाहिए था शादी में, वो बेचारा नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया? उसकी एनी एक्टिविटी क्या हो गया है? डिडक्शन हो गया है किसमें से? फ्रॉम लाइफ। ये आप लोग याद रखना। दूसरा मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं बच्चों पॉजिटिव सिम्टम्स की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या होता है? एडिशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा थिंग इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ नहीं सॉरी पेशेंट लाइफ, नहीं तो हम भी पेशेंट हो जाएंगे। पेशेंट लाइफ में कुछ भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाना चीजें। फॉर एग्जाम्पल कि कोई मेनिया का पेशेंट है, वो बात रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है, अपना यूफोरिक, इलेशन, एक्सप्रेसिव और एक्सेलेशन, ये चार कंडीशन आती हैं बच्चों यहाँ पर किसकी? मेनिया की। वो चारों की चारों कंडीशन यहाँ पर भाई दे सकते। मतलब कोई एक एक्स्ट्रा सिम्टम ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल डिल्यूजन, ये क्या हो रहा है? कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है। जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मुझे ऐसा डर रहेगा कि मुझे कोई मारने की कोशिश करता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों, वो आप लोग अच्छे से देखना। तो उसके बाद में फिर आप लोगों को बोल क्या होता है? एडिशन ऑफ एनी एक्स्ट्रा थिंग इन पेशेंट लाइफ, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अपैथी हो सकती है, एनहेंडोनिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें हम लोगों को दिखाई दे सकती हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखना। जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिम्टम्स को ट्रीट करते हो और जो डिजीज कंडीशन उसको क्या करते हो? रिलीव करते हो। उसको मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों इंडिकेशंस। अरे हाँ, एक नाम और होता है इनका, वो मैं भूल गया बताना, और वो मेन इंपॉर्टेंट नाम D2 ब्लॉकर्स। कौन सी होती हैं बच्चों ये? D2 ब्लॉकर्स, आल्सो नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स, अटार्टिक बोला जाता है और क्या बोला जाता है? D2 ब्लॉकर्स। या मैं क्या बोल सकता हूँ? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं। यह आप लोग याद रखना बच्चों साइकोटिक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेशन कि कहां कहां पर इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, इंडिकेशंस में सबसे पहले मैं बात करता हूं साइकोसिस में कहां पर यूज किया जाएगा। देखो मैंने लिख तो दिया कि एंटीसाइकोटिक, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोसिस में यूज हो, इसको न्यूरोटिक में भी कई बार कई जगह पर यूज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एंजाइटी में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो साइकोसिस में हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं बच्चों? पहला करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में इसको हम लोग यूज करते हैं। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सी मेडिसिन यूज की जाएंगी? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन हम लोग यूज वहां पर करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों स्किज़ोफ्रेनिया के बाद मेनिया, डिप्रेशन में भी हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं।
फिर हम लोग बात करते हैं बीपीएडी हो सकता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, या फिर यूनिपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर ओबीडी में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो मैंने डिप्रेशन लिखा था ये कैसा आएगा, मेजर डिप्रेशन होगा। कैसा होगा, मेजर लिखो या एंडोजीनस डिप्रेशन बोलो, एंडोजीनस डिप्रेशन, कि खुद से कोई गलती हो गई हो और उसको अंदर अंदर क्या करने लग जाए पेशेंट, सहन करने लग जाए, अंदर अंदर घुट के रहना स्टार्ट कर दे वो, ऐसा कौन सा डिप्रेशन होता है, एंडोजीनस डिप्रेशन। ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक डिप्रेशन होता है, लीथल डिप्रेशन होता है। जैसे ही पेशेंट को आप लोग मेडिसिन दोगे, थोड़ी सी एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, पेशेंट क्या कर लेगा, सुसाइड कर कोशिश वहाँ पर करता है। तो क्या बोला मैंने, जो मेजर या फिर एंडोजीनस डिप्रेशन होगा वहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा रिस्की रहता है, लेकिन वहाँ पर कौन सी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन को क्या किया जाएगा, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों, कई बार ये तो साइकोसिस में यूज़ किया, और न्यूरोटिक में कहाँ पर, यार न्यूरोसिस में कहाँ पर यूज़ किया जाता है बच्चों, देखना ध्यान से। सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, एंजाइटी में हम लोग इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। एंजाइटी में एंटीमेनिक भी, सॉरी एंटीसाइकोटिक भी यूज़ करेंगे, और एंटी डिप्रेशन भी हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो ये एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या आता है बच्चों, न्यूरोसिस में कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, एंजाइटी में। अदर्स डिसऑर्डर में कहाँ पर यूज़ किया जाएगा इसको, ईटिंग डिसऑर्डर में, ईटिंग डिसऑर्डर में। और कई बार क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ओसीडी में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर में करेंगे। और मेडिकल कंडीशन कौन सी आती हैं, मेडिकल का मतलब क्या होता है कि कोई फिजिकल कंडीशन की वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। पहला आता है बच्चों वॉमिटिंग, क्या आता है, वॉमिटिंग, क्योंकि अगर सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होता है, मेंटल बिहेवियर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, वॉमिटिंग हो सकती है। दूसरा आता है हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, यह आप लोग याद रखना। ठीक है, हंटिंगटन डिजीज ये कंडीशन क्या कर सकते हैं बच्चों, अराइज हो सकती हैं। ठीक है, सॉरी अराइज नहीं, सॉरी क्या कर सकते हैं उसमें, इंडिकेशंस मतलब एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ, होता क्या है, एक बार ये हंटिंगटन डिजीज देख लेना क्या होता है। जितनी भी हमारी वॉल्यूंट होना, जर्की एंड इनवॉल्वेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना, जर्की एंड इनवॉल्वेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल दिया जाता है, हंटिंगटन डिजीज। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। या मैं एक बार बोलता हूं, क्लासिफिकेशन से पहले देखते हैं इट्स इफेक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर, कि इनका न्यूरोट्रांसमीटर पे क्या क्या इफेक्ट आएगा। देखो बच्चों ध्यान से कि क्या क्या इफेक्ट आता है। ये क्या करता है, डिक्रीज डोपामिन लेवल, डिक्रीज डोपामिन लेवल और D2 लेवल। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं डिक्रीज 5-HT या फिर सेरोटोनिन के लेवल को क्या करेगी, ये कम करेगी। और नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं डिक्रीज नॉर एड्रेनालिन लेवल या फिर नॉर एपिनेफ्रिन भी मैं वहां पर क्या कर सकता हूं बच्चों, बोल सकता हूं। ये तीनों के लेवल को क्या कर सकती है, ये कम कर सकती है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से बात करता हूं एटिपिकल और टिपिकल मेडिकेशन, या फिर डायरेक्ट बोल देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ
नेक्स्ट बोलता हूं मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। सॉरी गाइस, ये दिख नहीं रहा है, माफ करना, दोबारा लिख देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। ठीक है, अब देखो क्या क्या आती है यहां पर, आप लोग ध्यान देना। पहली आती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। कौन सी आती है बच्चों? टिपिकल एंटीसाइकोटिक आती है। दूसरी का अगर मैं जिक्र करता हूं बच्चों, वो आती है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये दो मेडिसिन से आप यहां पर क्या करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या क्या होता है बच्चों इन क्लासिफिकेशन में। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है तो क्या करती हैं, ट्रीट पॉजिटिव सिम्टम्स। ट्रीट पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब कोई भी लाइफ में कोई एक एक्स्ट्रा सिम्टम ऐड हुआ था उसको ट्रीट करेगी। क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये क्या करती है बच्चों, ट्रीट नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स, एक बात याद रखना बच्चों, नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। देखो कोई आदमी ज़्यादा खुश हो रहा हो तो नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, लेकिन एक बार एक आदमी अपसेट हो जाए वो काफ़ी टाइम लगा देता है नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए, नॉर्मल बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं? सबसे पहले आती है क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मानी जाती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक मानी जाती है। और यहाँ पर फर्स्ट कौन सी मानी जाती है बच्चों? ओलेंजापिन। यहाँ पर कौन सी मानी जाती है? फर्स्ट मानी जाती है ड्रग। ओलेंजापिन यहाँ पर फर्स्ट ड्रग मानी जाएगी। क्लोजापिन के बाद दूसरी क्या आती है? हैलोपेरिडोल। उसके बाद आता है ट्राइफ्लूपेरिडोल। ट्राइफ्लूहेक्सीपेरिडोल। एक आता है सबसे लास्ट में मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर कौन सी मेडिसिन आती है? सबसे पहले ओलेंजापिन। कौन सी आती है? ओलेंजापिन आएगी। दूसरी आती है क्लोजापिन। क्या आती है? क्लोजापिन। थर्ड वन आती है रेस्पेरिडोन। और फिर फोर्थ वन आती है एरिपेराजोल। कैसी आती है बच्चों? एरिपेराजोल। ये 4 मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, ट्राइफ्लूहेक्सीपेरिडोल, और फिर क्या आता है? मेटाक्लोप्रामाइड। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ इनकी डोज के बारे में तो कौन कौन सी आती है बच्चों? ध्यान से देखना। जो क्लोरप्रोमाजिन होती है इसकी तो हम लोग डोज कितनी रखते हैं? 100 से 800 mg पर डे, 100 to 800 mg पर डे। हैलोपेरिडोल की कितनी होती है बच्चों? यहाँ पर इसकी डोज होती है 20 to 40 mg पर डे। 20 to 40 mg पर डे के हिसाब से होगी। या नेक्स्ट में अगर आप लोगों को बोलता हूँ कि ट्राइफ्लूपेरिडोल होती है जो यहाँ पर कितनी होती है? ये 8 to 10 mg। ये चेंज करना बच्चों, 20 से 40 नहीं, 2 से 40। ये कितना होता है? 8 to 12 mg पर डे के हिसाब से दी जाएगी आप लोगों को। ट्राइफ्लूहेक्सीपेरिडोल कितना दिया जाता है? 15 to 25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाएगी। और मेटाक्लोप्रामाइड की कोई डोज वैसे फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो? अल्टरनेटिवली चेंज भी कर सकते हो।
ओलेंजापिन की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर कितना आता है 0.5 से लेकर के 0.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप लोग दे सकते हो। दूसरा अगर मैं क्लोजापिन की बात करता हूँ तो 100 से 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप लोग इसको दे सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इनको आप लोग यहाँ पर मोस्टली दे सकते हो। रेस्पेरिडोन और एरिपेराजोल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये हाई डोज में सिर्फ क्लोजापिन दी जाएगी क्योंकि ज़्यादा नेसेसरी ड्रग होती है ये। रेस्पेरिडोन कितनी दी जाती है बच्चों, 5 से 25 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाएगी। और जो एरिपेराजोल होती है बच्चों वो कितनी दी जाती है, 3 से 8 भी दी जा सकती है। और कहीं कहीं पर बच्चों आप लोग देखते हो तो 5 से 12 मिलीग्राम पर डे भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। 3 से 8 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से वाली जो मिलती है आप लोगों को उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। और कहीं पर 5 to 12 mg पर डे के हिसाब से अगर आप लोगों को कोई डोज दिखाई देती है तो आप लोग उसको क्या देते हो, सेकंड प्रायोरिटी आप लोग वहां पर दोगे। देखो बच्चों अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या कर दिया है, डोज के बारे में यहाँ पर डिक्टेट कर दिया है, लेकिन इट्स अप टू यू दैट हाउ वुड यू लाइक टू लर्न दिस काइंड ऑफ डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ध्यान से देखना अब आप लोग, क्लोरप्रोमाजिन के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, देखो इसको क्या बोल दिया जाता है, CPZ। ये कैसी है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग। AP लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है, कब आई थी ये, 1952 में आई थी बच्चों। कब आई थी, 1952 में आई थी। अच्छा, इसकी इंडिकेशन देखो आप लोग, मेनली कहाँ पर यूज किया जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया में यूज किया जाएगा इसको। दूसरा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में इसको यूज किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में इसकी डोज कितनी आती है, 100 से 400 mg पर डे के हिसाब से हो सकती है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में कितनी आती है इसकी डोज, 100 to 400 mg पर डे हो सकती है। और इनिशियल डोज, जो पहली डोज जब आप लोग देते हो तो वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, 100 से 150 mg पर डे के हिसाब से वो स्टार्ट की जानी चाहिए। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहाँ पर 250 से 500 मिलीग्राम पर डे क्या हो सकती है, टोटल डोज हो सकती है। और अगर मैं इनिशियल डोज की बात करता हूं कि स्टार्टिंग में जब आप लोगों को डोज देना है तो वहां पर आप लोग कितनी डोज देते हो इनको, डायरेक्ट 250 से तो दे सकते हो, लेकिन कहीं कहीं बार क्या लिखा हुआ है, 200 mg पर डे भी क्या लिखा हुआ वहां पर दिया हुआ है कि पहले हम लोगों को कितने से स्टार्ट करना है, 200 mg पर डे से क्या कर सकते हो आप लोग, स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एवरेज कितना माना जाता है, 250 mg पर डे से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट मेडिकेशन कौन सी आती है बच्चों, हेलोपेरिडोल। हेलिपेरिडोल ये क्या करती है, इसके साइड इफेक्ट देख लो सबसे पहले। मोस्ट डेंजरस ड्रग ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। कैसी ड्रग है बच्चों ये, मोस्ट डेंजरस ड्रग ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक। दूसरा मैं बोलता हूं इससे क्या होता है जो सबसे ज्यादा, इट कैन कॉज सीवियर EPS। इट कैन कॉज सीवियर EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को सबसे ज्यादा कोज कौन करता है, हेलोपेरिडोल। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, इट इज लाइट सेंसिटिव ड्रग। कैसी होती है ये, लाइट सेंसिटिव ड्रग होती है एंड मेक्स द पेशेंट सेंसिटिव। और क्या करती है, पेशेंट को भी क्या कर देगी, सेंसिटिव कर देगी। एंड मेक्स द पेशेंट सेंसिटिव इन सनलाइट, क्या कर देगी, सनलाइट में ये सेंसिटिव कर देगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सो अवॉइड द एक्सपोजर इन सनलाइट एक्सपोजर।
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो अवॉइड सनलाइट एक्सपोजर। मतलब हमें क्या नहीं करना है, डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना। अगर निकलना है तो पूरी फुल बॉडी को कवर करके क्या करना है, वहां पर निकलना है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, सनलाइट एक्सपोजर अगर हो जाता है तो ये क्या कर सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर सकती है। क्या कर सकती है बच्चों, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज कर सकती है ये। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों कि क्या दिया जाता है, इट इज गिवन थ्रू IM रूट। कैसे दिया जाएगा इसको, IM रूट से दिया जाएगा। और मैं अगर बोलता हूं तो किस ट्रैक से दिया जाता है, जैक ट्रैक मेथड, जेड ट्रैक मेथड या जिग जैक ट्रैक मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। इट डज नॉट कॉज वेट गेन। दूसरा गुड इफेक्ट क्या है इसका, इट डज नॉट कॉजेज वेट गेन। ये वेट गेन मेडिसिन नहीं करती है, ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया था विच ड्रग डज नॉट कॉज वेट गेन, आंसर क्या था उसका, हेलोपेरिडोल। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, देखो यार यही दो मेडिसिन हम लोग मोस्टली यूज करते हैं यहाँ पर। मेटाक्लोप्रामाइड को भी यूज करते हैं लेकिन इतना उसका इफेक्ट नहीं, क्योंकि मेटाक्लोप्रामाइड क्या करता है, ये मिल्क सिंथेसिस को बहुत ज़्यादा कर देता है। तो लैक्टेटिंग मदर में हम लोग इसको नहीं यूज़ कर सकते। नॉर्मली जितना होता है उतना रहने दो, लेकिन अगर मेटाक्लोप्रामाइड को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर देता है ये। और जब प्रोलैक्टिन को नहीं सप्रेस करता है, D2 को ब्लॉक कर रहा है, तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा तो मिल्क सिक्रीशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाता है। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ बच्चों, ये दो मेडिसिन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं किसमें, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में यूज करते हैं। अच्छा याद रखना, हेलोपेरिडोल को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाएगा, देखो ध्यान से सुनना। इसको यूज किया जाता है बच्चों सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया में यूज किया जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया के बाद साइकोसिस में यूज किया जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया के बाद साइकोसिस में यूज किया जाएगा, और फिर यूज किया जाता है इसको, सॉरी साइकोसिस बोल रहा हूँ यार, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में और मेनिया में हम लोग क्या करते हैं, इसको मेनली यूज करते हैं। कई कई बार हम लोग इसको एंजाइटी में भी देते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ आटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, आटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। तो सबसे पहले आएगी बच्चों आटिपिकल एंटीसाइकोटिक की। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आता है बच्चों क्या, ओलेंजापिन। क्या आती है, ओलेंजापिन। याद रखना, कैन इट कॉजेज, इसके सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात याद कर लेते हैं। देखो यार, अब मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर यूज किया जाएगा, अब ये साइड इफेक्ट लिखो, अब ऐसे करो, ये करो और वो नहीं, यार नॉर्मली पढ़ाऊंगा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अब आप लोग देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये क्या करती है, कॉजेज सीवियर वेट गेन। सीवियर वेट गेन कौन करेगा बच्चों, ओलेंजापिन करती है। मिनिमल ईपीएस, क्या करती है ये, मिनिमल ईपीएस, मतलब जो हमारे पास ईपीएस है उसको क्या करेगी, ये कुछ हद तक क्या करती है, कोज कर सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा कोज नहीं करती। और मैंने आप लोगों को डोज बताई थी 2.5 to 20 mg आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर दे सकते हो। अच्छा देखो, कोजेज सीवियर वेट गेन, तो इसका मतलब जो थिन बॉडी स्ट्रक्चर होती है पेशेंट्स की, क्या होती है, जिनकी थिन बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या स्टार्ट कर दो, ओलेंजापिन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा वेट गेन होता कैसे है, मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन सबकुटेनियस लेयर।
इन सबकुटेनियस लेयर, ये आप लोग याद रखना। तो पेशेंट कैसा हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, गाल भरे भरे से हो सकते हैं उसके। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ, एटिपिकल के बाद ओलिंजापिन हो गया, उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लोजापिन के बारे में। क्या करता हूँ मैं बात क्लोजापिन के बारे में। देखो क्लोजापिन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों। ये क्लोजापिन क्या होती है, सबसे ज़्यादा जरूरी ड्रग होती है, ठीक है। फर्स्ट एटिपिकल मेडिकेशन कौन सी होती है, यही होती है, ठीक है। होता क्या है, आप ध्यान से देखना बच्चों। नेक्स्ट अब लोग देखेंगे हम लोग क्लोजापिन के बारे में। तो अगर मैं क्लोजापिन के बारे में बोलूं तो फर्स्ट अटिपिकल मेडिसिन है ये, ठीक है। दूसरा क्या बोलता हूं, मिनिमल वेट गेन कॉज करती है ये। क्या कर सकती है ये, मिनिमल वेट गेन कॉज कर सकती है ये। बोल सकता हूं डायरेक्टली कि नो ईपीएस, ये कोई भी ईपीएस को कॉज नहीं करती। नो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इज कॉज बाय द क्लोजापिन। और मैं नेक्स्ट बोल सकता हूं बच्चों, ये हम लोग इसको कब यूज करते हैं, इसको क्लोजापिन को, जब ऐसी कोई भी मेडिसिन इफेक्टिव ना रहे जो स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकती हो, इसलिए किसको रखा जाता है रिजर्व करके, क्लोजापिन। ये सभी तरह की क्या कर सकती है। नेक्स्ट में अगर बोलता हूँ, इट कैन ट्रीट ऑल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ऑल टाइप ऑफ, अच्छा ट्रीट नहीं, रिलीव। ये क्या कर सकती है, जितनी भी टाइप की स्किज़ोफ्रेनिया है उसको क्या कर सकती है कुछ हद तक। इट कैन रिलीव ऑल टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक क्या कर सकती है, उसको ये कंट्रोल कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, ऑल्सो नोन एज, क्लोजापिन को क्या बोला जाता है, रिजर्व्ड ड्रग। ये आप लोग याद रखना। इसका टी हाफ कितना होता है बच्चों, इस मेडिसिन का टी हाफ होता है 12 आवर्स। कितना होता है टी हाफ, 12 आवर्स होता है। और इसकी डोज कितनी दी जाती है, 100 से 200 mg पर डे के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि और क्या करता है ये। दूसरा क्या करता है ये, इट सप्रेस बोन मैरो फंक्शनिंग, इट सप्रेस बोन मैरो फंक्शनिंग, बोन मैरो फंक्शनिंग। बोन मैरो की फंक्शनिंग को क्या करता है बच्चों, ये नैरो क्या करता है, ये स्प्रेस कर देता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, जब बोन मैरो क्या हो जाएगा, फंक्शनिंग कम हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, हेमेटोपोइसिस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, देखो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों, तो क्या होगा यहाँ पर हेमेटोपोइसिस के केस में मेनली क्या हो जाता है, WBCs का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमें एक डिजीज कंडीशन दिखाई दे सकती है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। ग्रेनुलोसाइटोपिनिया मतलब क्या है, ग्रेन्यूल्स का साइज क्या, सॉरी ग्रेन्यूल्स का नंबर क्या हो सकता है बच्चों, कम हो सकता है। ग्रेन्यूल्स या ग्रेनुलोसाइट्स मतलब कैसी होती है, इजनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स, इनका साइज क्या हो सकता है, बिल्कुल कम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मेनली कौन सी इफेक्ट होती है यहाँ पर, न्यूट्रोफिल का काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर न्यूट्रोफिल क्या होगी, ये क्या करती थी, हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट करने का काम करती थी, हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है ये। अगर यहाँ काउंट कम हो गया तो हमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कैन बी टेकन प्लेस, या इन्फेक्शन कैन लीड टू द पेशेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को, और अगर ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस में, तो मैं बोल सकता हूं बिफोर क्लोजापिन
थेरेपी कि क्लोजापिन थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करते हो, चेक कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्राम। क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीट ब्लड काउंट करना है या फिर हीमोग्राम क्या करना है, चेक करना है। वहां पर हम लोगों को क्या है, 4000 से लेकर के WBCs का काउंट कितना रहता है, 4000 से लेकर के 11000 पर mm³ के हिसाब से रहता है, तब तो क्या रहता है बच्चों, नॉर्मल काउंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन यूज क्लोजापिन, कैन यूज क्लोजापिन। बट अगर इफ WBC लेस देन 3500 पर mm³, तो यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि WBCs क्या हो गई हैं, कम हुई हैं, तो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्टॉप द क्लोजापिन। तो आप लोगों को क्लोजापिन क्या कर देनी है बच्चों, स्टॉप कर देनी। यह आप लोग मेनली इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखना, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने क्या किया, एज पर क्लोजापिन थेरेपी, जैसे ही आप लोगों ने क्लोजापिन थेरेपी को स्टार्ट किया है, तो आप लोग वहां पर क्या करते हो बच्चों, देखो ध्यान से देखना। एज पर क्लोजापिन थेरेपी, एक तो क्या करना है, चेक CBC बिफोर या कंप्लीट हीमोग्राम बिफोर क्लोजापिन थेरेपी, इसको देने से पहले आप लोगों को चेक करना है। एंड आफ्टर एवरी 3 वीक्स। एक डिजीज कंडीशन मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। इफ स्किज़ोफ्रेनिया, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। इफ स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट ट्रीटेड विद एनी मेडिसिन, उसको क्या बोल दिया जाता है, रिफ्रैक्टरी स्किज़ोफ्रेनिया। क्या बोल दिया जाता है बच्चों, रिफ्रैक्टरी स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन हमारे पास एक ड्रग ऐसी होती है क्लोजापिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व ड्रग बोलते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर कोई भी मेडिसिन अवेलेबल ना हो, सॉरी यूजफुल ना हो या इफेक्टिव ना हो, वहां पर आप लोग क्या यूज कर सकते हो, यूज क्लोजापिन इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, यह आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि और क्या करती है, ये ध्यान से देखना। अब दूसरा मैं क्या क्या बोल सकता हूं कि ये और कौन कौन सी इन्फेक्शन कोज करता है, ये कर सकता है एंडोकार्डाइटिस। क्या कर सकता है बच्चों, ये मेडिसिन जो हमारे पास क्लोजापिन है, ये और क्या कर सकती है, एंडोकार्डाइटिस कोज करती है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कोज कर सकती है बच्चों। तो हमें क्या करना है, देखो पहले मैंने क्या बोला कि इसको कहां पर यूज करेंगे। एक तो इसने क्या किया था वहां पर, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। एक तो इसने क्या किया, क्लोजापिन ने ग्रेनुलोसाइटोपिनिया बोलो, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस भी आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर बोल सकते हो कि ये कंडीशन कोज करती है। दूसरा क्लोजापिन क्या करता है, इट ऑल्सो कॉजेज एंडोकार्डाइटिस। देखो बच्चों एंडोकार्डाइटिस कैसे कोज करेगा, ये एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ हार्ट। जब यहाँ पर इसने क्या किया है, क्लोजापिन ने जब WBCs का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया, ध्यान से सुनना आप, वहां जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं क्या हो जाएंगी, फॉर्म जो होता है मतलब एक झाग के टाइप में क्या हो जाएंगी, ब्रेकडाउन हो जाती है। कहाँ पर, एंडोथीलियल सेल्स, जो कहाँ पर होती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं या वेन्स होती हैं उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी लाइनिंग होती है एंडोकार्डियम की,
वहां पर भी क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। जब वहां पर ये टूट कर जाएंगी तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी की तरह काम करती हैं। तो वहां पर एंटीबॉडी एंटीजन की तरह क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगा और एंडोकार्डियम लेयर में क्या हो जाती हैं, वो इंडल्ज हो जाएंगी, वहीं पर फंस कर रहना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, इट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन क्यों करेगा बच्चों, बिकॉज WBC's count may be less than 3500 पर mm³ के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, तो मैंने क्या किया था, अगर काउंट WBC काउंट कितने से कम हो जाए बच्चों, लेस देन 3500 पर mm³ के हिसाब से हो जाए, तो आप लोग क्या कर देना, स्टॉप द मेडिसिन, क्लोज़ापिन को स्टॉप कर देना। उसके बाद क्या हो सकता है, सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर क्लोज़ापिन की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले तो क्या आता है, सबको पता होना चाहिए कि फीवर ही आएगा। दूसरा आता है बच्चों मेलेज, मेलेज या मैं क्या बोल सकता हूं, टायर्डनेस। मतलब दूसरा जो पेशेंट होगा वो क्या हो सकता है, जिसको जिन्हें मेडिसिन यूज की थी वो ज़्यादा थका हुआ हो सकता है। और इस कंडीशन में आप लोगों को बताना चाहिए, जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है तो सोर थ्रोट हम लोगों को क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, सोर थ्रोट वहां पर हम लोगों को दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूं कि और इसका इफेक्ट हम लोग यूज करते हैं बच्चों, देखो ये भी मैंने बता दिया कि क्लोज़ापिन को कहां पर यूज किया जाता है बच्चों, रिफ्रैक्टरी स्किज़ोफ्रेनिया में इसको यूज किया जाता है। देखो एक इसका साइड इफेक्ट और आता है, वन मोर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोज़ापिन। और आप लोग ये ध्यान से सुनना कि होता क्या है, क्या करती है ये, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जब भी पेशेंट रात को सोता है और आप लोगों ने उसको क्लोज़ापिन दे दिया, ये क्या करता है, सियालोगोगस होता है बच्चों। क्या होता है, सियालोगोगस, जो सलाइवा का क्या करता है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा करता है। गोगस का मतलब क्या होता है, सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता हो। सियालोगोगस मतलब मैंने क्या बोल दिया अब आप लोगों को, ये क्या करेगा, लेवल को बढ़ाएगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, सिलोरिया। क्या होता है, सिलोरिया देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो सकता है, एक टाइप से ओरल डायरिया हम लोगों को देखने को मिलता है। एक्सेसिव सलाइवा का सिक्रीशन होगा तो ये क्या कर सकती है, कैन वेट द पिलो, कैन वेट द पिलो। और मैं क्या बोल सकता हूं, वेट पिलो सिंड्रोम। क्या आता है बच्चों, वेट पिलो सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है, ये क्लोज़ापिन की वजह से होता है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो हमारे पास ओलेंजापिन है या ओलेंजापाइन जो होती है बच्चों, ये क्या करती है, डिपॉजिट एडिपोज टिश्यू, it deposit adipose tissue in subcutaneous, it deposit fat in subcutaneous tissue। तो जो लोग पतले होते हैं, जो मेंटल पेशेंट जो पतले होते हैं, तो उसमें आप लोग अगर स्किज़ोफ्रेनिया देखते हो तो पहली ड्रग ऑफ चॉइस क्या आएगी, वहां पर ओलेंजापिन आएगी, जो करती है फैट करवाती है, वहां पर स्टोरेज करवाती है।